हेलो देयर एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचटीटीपी स्टेटस कोड यूजिंग फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जो हमें एचटीटीपी स्टेटस कोड का यूज करना पड़ रहा है। मतलब क्या हम हमारा कोड बिना एचटीटीपी सर्वर स्टेटस कोड से भी लिख सकते हैं क्या? ऑब्वियसली लिख सकते, लेकिन एचटीटीपी सर्वर स्टेटस कोड ऐसी हमारी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास हमारा फ्रंट एंड होता है यहाँ पर, जो हम यहाँ से फ्रंट एंड से हमारे बैकएंड को कॉल करते हैं, एपीआई कॉल मार्क। तो सपोज ये हमारा फ्रंट एंड है और ये हमारा बैकएंड, आप ऐसा आप इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पर जब भी मेरी फ्रंट एंड से कॉल जाती है बैकएंड को, तो बैकएंड का काम क्या होता है? इसको सर्विसेज प्रोवाइड कर देना। इसको जो जो मेरा बैकएंड होता है वो क्या होता है? सर्वर होता है, जो कि मेरा फ्रंट एंड को क्या कर देता है? रिस्पॉन्स देता है। तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्स में फॉर एग्जांपल इस फ्रंट एंड ने क्या किया, यहाँ पर डिमांड की कि मुझे यूजर डेटा चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे यूजर डेटा चाहिए। तो बैकएंड क्या करेगा? इस फ्रंट एंड की जो रिक्वेस्ट आई है इसको चेक करेगा कि ये ऑथेंटिकेटेड यूजर है। मतलब रिक्वेस्ट आपके सर्वर पर कोई भी मार सकता है। तो ये चेक, पहले तो ये चेक करेगा कि क्या ये ऑथेंटिकेट यूजर है क्या। ऑथेंटिकेट यूजर मतलब क्या? कि क्या ये यूजर इस यूजर डेटा की डिमांड कर रहा है कि क्या ये यूजर मेरे सिस्टम में रजिस्टर्ड है या नहीं। या वैसे ही मैं किसी को डेटा नहीं दे सकता ना, हमारे सिस्टम का, हमारे डेटाबेस में जो यहाँ पर डेटा जो पड़ा है इसका, तो ये डेटा तो मैं किसी को भी नहीं दे सकता। जो भी ऑथेंटिकेट यूजर है, जो भी ऑथेंटिकेट यूजर है, उसको मैं डेटा प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो बैकएंड सपोज यहाँ पर इस फ्रंट एंड से कोई भी रिक्वेस्ट बैकएंड पर जाती है, तब अगर जो अनऑथराइज्ड पर्सन है, जो मेरा अनऑथराइज्ड पर्सन है, अनऑथराइज्ड जो मेरा पर्सन है, अगर उसने यहाँ पर बैकएंड पर रिक्वेस्ट डाली, तो यहाँ पर मेरा काम क्या है? बैकएंड का काम है कि इसको रिस्पॉन्स देना। क्या रिस्पॉन्स देना? यू आर अनऑथराइज्ड यूजर, प्लीज लॉग इन। मतलब आपको पहले लॉग इन करना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पर इस बैकएंड को रिक्वेस्ट डालकर अपना डेटा ले सकते हो। लेकिन ये तो अनऑथराइज्ड यूजर है, इसका इंफॉर्मेशन तो मेरे डेटाबेस में ही सेव नहीं है। तो बैकएंड इस रिस्पॉन्स को रिजेक्ट कर देगा। इस ये जो रिक्वेस्ट है मेरी फ्रंट एंड से आई हुई, तो बैकएंड क्या करेगा? इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट कर देगा मतलब ये रिस्पॉन्स देगा। ये रिस्पॉन्स में क्या देगा? एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अब जब जो भी हमने यहाँ पर कोड लिखा है, पिछले वीडियो में जो भी हमने कोड लिखा था, उसमें हम सिंपल सा सेंड कर दे रहे थे। क्या रिस्पॉन्स सेंड कर दे रहे? एज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, कि हेलो यू आर इन पोस्ट मेथड, फॉर एग्जांपल आप पोस्ट मेथड की अगर बात करो। लेकिन यहाँ पर यूजर की जो इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर यूजर क्या बेच पोस्ट में क्या बेचता है? यूजर अपनी बॉडी बेचता है। अगर इसने बॉडी नहीं सेंड की, तो मुझे यहाँ पर इसको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा ना, कि यहाँ पर आपने बॉडी नहीं सेंड की है। तो क्या आप, पहला तो वे आपका कि आप यहाँ पर स्ट्रिंग फॉरवर्ड में सेंड कर सकते हो, लेकिन जो भी मेरा जो भी मेरा फ्रंट एंड डेवलपर है, जो भी मेरा फ्रंट एंड डेवलपर है, उसका काम क्या है? जो भी बैकएंड से रिप्लाई आएगा उसी तो आप डायरेक्टली फ्रंट एंड पर शो कर दो। लेकिन उसको एज केसेस बनाने पड़ेंगे कि अगर रिक्वेस्ट मेरी अनऑथराइज्ड, अगर रिक्वेस्ट मेरी क्या है? अनऑथराइज्ड आती है, अगर अनऑथराइज्ड ये रिक्वेस्ट मेरी इससे मैच हो जाती है, तो मुझे फ्रंट एंड पर क्या करना है? इस डेटा को यहाँ पर शो करना है। तो यहाँ पर अनऑथराइज्ड इज इक्वल टू अनऑथराइज्ड, इसको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा ना पहले। फिर इस कंडीशन के बेस पर ये यूआई पर ये दिखाना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा यहीं पर हमारा इंट्रोडक्शन होता है एचटीटीपी स्टेटस कोड, कि क्या बैकएंड से जो भी रिप्लाई आएगा, अगर यहाँ पर अनऑथराइज्ड यूजर यहाँ पर क्या कर रहा है? सर्वर हमारे बैकएंड सर्वर को क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट डाल रहा है। तो यहाँ पर बैकएंड का काम क्या है? इसको रिस्पॉन्स सेंड करना। अगर बैकएंड ने यहाँ पर स्टेटस कोड का यूज नहीं किया है, बैकएंड ने सिर्फ क्या स्ट्रिंग रिटर्न कर दी? अनऑथराइज्ड यूजर, सिंपल सा अनऑथराइज्ड। तो फ्रंट एंड का काम क्या है? फ्रंट एंड डेवलपर का काम क्या है? जो भी बैकएंड से रिस्पॉन्स आएगा उसको सही से फ्रंट एंड पर दिखाना। लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या है? हमारा रिस्पॉन्स आया हमारा अनऑथराइज्ड। तो इसे एज केसेस बनाने पड़ेंगे। अगर रिस्पॉन्स की जो स्ट्रिंग है अगर वो अनऑथराइज्ड आती है, तो मुझे ये कंटेंट दिखाना है, अदरवाइज मुझे ये कंटेंट दिखाना है। ये तो आपको पता ही होगा।
ओके, तो यही पर हमारा इंट्रोडक्शन होता है एचटीटीपी स्टेटस कोड, क्योंकि हर बार हम इस रिस्पॉन्स को दिखा नहीं सकते ना, क्योंकि यहाँ पर एज केसेस हमें हैंडल करने पड़ेंगे। तो इस एज केसेस से बचने के लिए हम यहाँ पर एचटीटीपी स्टेटस कोड को यूज करते हैं। अब एचटीटीपी स्टेटस कोड कैसे दिखते हैं? एचटीटीपी स्टेटस कोड आपके होते हैं जैसे कि आप कोड में बात करते हो। सो आपका 200 एक एचटीटीपी स्टेटस है, 500, उसके बाद आपने 404 देखा होगा किसी भी वेबसाइट को जब आप विजिट करते हो। किसी भी वेबसाइट को जब आप विजिट करते हो और जैसे आपका जो राउट होता है, यहाँ पर राउटिंग चलती है ना, यहाँ पर ऐसे यूजर और यूजर की जो फॉर एग्जांपल ये आईडी होती, अगर आप ये यूजर यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, यहाँ पर ये गलत यूजर की मैंने आईडी क्या की, यहाँ पर डाल दी, तो ये क्या करेगा, मुझे 404 एरर दिखाएगा। मतलब ये पेज, ये यूजर तो यहाँ पर फाउंड ही नहीं ना, यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो, इवन आप गूगल पर भी कोई वेबसाइट का नाम सर्च करते हो, ओके, अगर वो वेबसाइट वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करती, अगर ऐसी कोई वेबसाइट ही नहीं है, डोमेन नेम आप डालकर देखते हो, तो वो आपको 404 रिटर्न कर देता है। इसका मतलब क्या कि ये आपको क्या है, ये वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती। तो गूगल भी एट द एंड हमारा क्या यूज कर रहा है, स्टेटस कोड ही यूज कर रहा है इसके लिए। तो वहां से मतलब जो हमारा वेब सर्वर है, वहां से क्या स्टेटस कोड आया होगा 404, और यहाँ पर जो मेरा गूगल का फ्रंट एंड है, जो हम ब्राउजर यूज करते हैं, उसने 404 दिखाया और बोल क्या दिया कि ये वेबसाइट जो आप विजिट करना चाहते हो, ये वेबसाइट तो आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यहाँ पर स्टेटस कोड इस तरह से काम आते हैं। हमने यहाँ पर एक्चुअल रिक्वायरमेंट समझ ली कि हमारे दिक्कत क्या हो रही थी। दिक्कत ये हो रही थी कि बैकएंड से जो भी डेटा आएगा, फ्रंट एंड डेवलपर उसे दिखा देगा, लेकिन बैकएंड तो जब हम स्टेटस कोड का यूज नहीं करते, यहाँ पर हम सिंपल कर क्या रहे, हम सिंपल से रिक्वेस्ट, सिंपल से रिस्पॉन्स हम सेंड कर दे रहे। तो यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेटस कोड को सेंड करेंगे। अगर यहाँ पर अनऑथराइज्ड यूजर है, अनऑथराइज्ड यूजर है, अब देखो ये जो स्टेटस कोड होते हैं, ये यूनिवर्सल फॉर्मेट होते हैं जो कि डेवलपर ने अपने काम करने के लिए क्रिएट किए। जो भी आपने बैकएंड डेवलपर में टर्म आपने आज तक देखे होंगे, वो ऐसे ही क्रिएट नहीं हुए, उसकी रिक्वायरमेंट एक्चुअल पड़ी है और इस रिक्वायरमेंट को फिलफिल करने के लिए उसका यूज किया गया है। अब ये भी एक प्रॉब्लम थी कि ऐसा हमें पहले दिखाना पड़ता था, तो यहाँ पर डेवलपर ने ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे स्टेटस कोड को इंट्रोड्यूस किया। ओके, सो यहाँ पर ये बैकएंड क्या करेगा, अब अगर अनऑथराइज्ड यूजर है तो एक नंबर इसको भेज देगा और वो इस नंबर को चेक करेगा कि हाँ ये स्टेटस कोड अगर इसके इक्वल हुआ तो हम फ्रंट एंड से ये डेटा दिखा सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द एनी स्ट्रिंग फॉर्मेट डेटा, तो वो डायरेक्टली स्टेटस भी आपका सेंड करेगा और आपका जो मैसेज है वो भी सेंड कर सकता है। सो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख रखा है जो मेरे स्टेटस कोड है। अब कौन कौन से प्रकार के स्टेटस कोड होते वो हम यहाँ पर देखते हैं। हमने यहाँ पर इसमें एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या कर दी, एक्सप्लेन कर दी कि दिक्कत क्या हो रही थी और दिक्कत का हमें यहाँ पर इलाज मिल गया। तो हम यहाँ पर आकर देखते कि कौन कौन से टाइप की स्टेटस कोड होते। पहले तो आपका सक्सेस टाइप का, मतलब जब भी आप किसी भी सर्वर पर रिक्वेस्ट डालते हो, ओके, मतलब जब भी आप किसी भी सर्वर पर रिक्वेस्ट करते हो, गेट की पुट की यहाँ पर हमने की थी, देखो यहाँ पर हमने, यहाँ पर समझ में आएगा आपको, हमने पोस्ट रिक्वेस्ट की थी कि इस यूजर का डेटा मेरा इस डेटाबेस के अंदर क्या कर दो, डाल दो, पुश कर दो। तो हमने इसको इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया था। तो ये यहाँ जब भी हम यहाँ से, ये हमारा फ्रंट एंड है, यहाँ से हम जो भी रिक्वेस्ट मारते, इसका जो रिक्वेस्ट है वो हमारे इस सर्वर पर आती है और ये मेरा फुलफिल करता है। तो यहाँ पर मैंने तो कुछ स्टेटस कोड सेंड ही नहीं किया, तो वही हम यहाँ पर करने वाले। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये मेरा पहला होता है सक्सेस, उसके बाद होता है क्लाइंट एरर्स और दूसरा होता है, तीसरा होता है हमारा सर्वर एरर्स। मतलब स्टेटस कोड हमारे 3 टाइप के हो सकते हैं। जब भी मेरे सर्वर पर कोई भी रिक्वेस्ट करेगा, अगर वो रिक्वेस्ट करता है, गेट रिक्वेस्ट करता है, पुट करता है, डिलीट करता है, पुट, पैच, ओके, ये सारे रिक्वेस्ट हमने अब तक देखे ही है। तो ये सारे रिक्वेस्ट वो जब करता है, तब उसे मुझे फुलफिल करने की जिम्मेदारी आती है। पहले मैं इसको वैलिडेट करूंगा, ऑथेंटिकेशन जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, वैलिडेट कैसे करना है जो भी हमने पढ़ा नहीं है अब तक, वो हम अगले इनकमिंग लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जब हम गेट रिक्वेस्ट मारते हैं, पोर्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, पैच, डिलीट, पोस्ट, जब भी हम हमारे सर्वर पर मारते, तब सर्वर की जिम्मेदारी होती है कि इसको एक यूनिवर्सल फॉर्मेट सेंड करे स्टेटस कोड से। मतलब ये स्टेटस कोड उसको सेंड करे। तो स्टेटस कोड मतलब यहाँ पर एक्चुअली वन ऑफ द यूज स्टेटस कोड ये यही होते हैं, यही हम यूज करेंगे। अगर आप रियल वर्ल्ड में भी काम करोगे तो यही आप यहाँ पर यूज करोगे।
ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेटस कोड है, आप देख देख सकते हो। देखो, इसको आपको रटना नहीं है, जैसे-जैसे आप एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे, जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, वैसे-वैसे जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, तब हम इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? ऐसे ही मैं अगर इस टॉपिक को उठा लेता कि हाँ, कि स्टेटस कोड भी एग्जिस्ट करते हैं, हमारे एक्सप्रेस एचटीटीपी के स्टेटस कोड भी होते हैं, तब उसको आपको एक्चुअल रिक्वायरमेंट समझ नहीं आती ना। अगर किसी भी चीज़ की आपको एक्चुअल रिक्वायरमेंट अगर समझ में आ गई कि हाँ, ये चीज़ से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही, तो उस प्रॉब्लम को यूज़ करने में जो मज़ा है ना, वो ऐसे ही इंट्रोड्यूस करने में नहीं। तो यहाँ पर पहला होता है हमारा 200, मतलब जब भी आप हमारे फ्रंट एंड से बैक एंड पर क्या करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, तो यहाँ पर आप डेटा लेकर आते हो या डेटा लेकर जाते हो। तो वहाँ पर अगर इस बैकएंड अगर अच्छा चल रहा है, बैकएंड अगर रन हो रहा है और बैकएंड के पास डेटा प्रेजेंट है, तो वहां पर वो 200 भेज देगा। मतलब यहाँ पर हम कहाँ पर यहाँ पर हम सर्वर डॉट गेट कर रहे थे, मतलब हमने यहाँ पर ये सर्वर को क्रिएट किया है और यहाँ पर इस मेथड को हम कॉल कर रहे थे। तो यहाँ पर जब अगर यूजर अगर प्रेजेंट हुआ, तो हमने यूजर की इंफॉर्मेशन जब स्टोर की थी, तो यहीं पर आपको रिक्वेस्ट डॉट यहाँ पर स्टेटस लिखना है। और स्टेटस क्या लिखना है, सपोज आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 200 लिखोगे। 200 का आंसर, 200 का मतलब क्या होता है कि रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल, कि आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास आई है और यहाँ पर मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दूंगा। ओके, सो यहाँ पर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल, सो ये गेट और पुट के लिए, और जो हमारा गेट के लिए और पुट के लिए होता है। सो यहाँ पर ये 201 मतलब क्या, कि आपने जो भी डेटा फ्रंट एंड से बैक एंड पर भेजा है, वो यहाँ पर हमने क्या किया है, पुश किया है मतलब कि हमारे डेटाबेस में ऐड किया है। जब देखो यहाँ पर हमने ये क्रिएट किया था, जो भी डेटा यूजर भेजेगा, जो भी हमारा फ्रंट एंड से डेटा आएगा, वो हमने डायरेक्टली इस डेटाबेस में ऐड किया था। फिलहाल हम डेटाबेस कौन सा मान रहे थे, इस एरे को हमारा डेटाबेस समझ रहे थे, क्योंकि हमने अब तक डेटाबेस की कंसेप्ट ही नहीं पढ़ी, कि हमने मोंगोडीबी को इंट्रोड्यूस नहीं किया यहाँ पर। तो इसलिए हम इसको एज अ डेटाबेस मान रहे थे। तो यहाँ पर कहाँ पर ये यहाँ से क्या हो रहा है, फ्रंट एंड से जो भी डेटा है वो हम कैच कर दे रहे, यूजर से फेच कर रहे, और यहाँ पर इस डेटाबेस में इसका इंफॉर्मेशन सेव कर रहे। तो यहाँ से मुझे एक स्टेटस कोड को सेंड करना पड़ेगा कि हाँ, कि मैंने सच में आपका जो डेटा है वो डेटाबेस में ऐड किया है। तो फ्रंट एंड को कैसे पता चल जाएगा, स्टेटस कोड से वो यहाँ पर भेज सकता है। यहाँ पर तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी भेज सकता हूँ ना, लेकिन यहाँ पर मैं वही स्टेटस कोड भेज सकता हूँ जो यूनिवर्सल फॉर्मेट है, जो डिफाइन हुए एक्चुअल डेवलपर ने डिफाइन किए। तो यहाँ पर मुझे क्या सेंड करना है, यहाँ पर मुझे सेंड करना है 201। 201 का मतलब क्या होता है कि आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, और ओके, सक्सेसफुली आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। ओके, सो 201 यहाँ पर मैंने भेजा। अब मैं यहाँ पर इस सर्वर को चालू करता हूँ और आपको एक्चुअल उसकी ये दिखाता हूँ। तो ये जो फाइल है मेरी, वो सोर्स फोल्डर के अंदर है। ओके, तो नोडमॉन यूजर्स, ओके, यूजर्स डॉट जेएस। तो यहाँ पर मेरा सर्वर चालू होना चाहिए। ओके, सो सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट नंबर 1003। तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, गेट रिक्वेस्ट को मारकर देखते। तो लोकल होस्ट यूजर्स, ओके, यूजर्स, जब भी हम यहाँ से सेंड करते, तब हमें यूजर की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिख जाएगी। ओके, सो यहाँ पर ये क्या आया, रिस्पॉन्स इसने क्या भेजा, ये देखो यहाँ पर आप स्टेटस कोड भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इस एपीआई को हिट करा, तो चलकर देखते हैं कि हमने कौन से एपीआई को यहाँ पर हिट किया, क्या वहां से हमने स्टेटस कोड को भेजा है या नहीं। ओके, सो यहाँ पर इसने क्या भेजा था, यूजर डेटा, मतलब अब जब भी हम इस राउट पर जाएंगे, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये राउट हैंडल करेगा इस रिक्वेस्ट को। ओके, तो यहाँ पर मुझे स्टेटस कोड को भी भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टेटस कोड ये ऑटोमेटिकली ग्रैब कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली हमारे स्टेटस कोड को जनरेट कर रहा है। यहाँ से रिक्वेस्ट अगर आई, तो ये पोस्टमैन ऑटोमेटिकली हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर इसकी जगह 300 भेज दूँ, अगर बाय सपोज मैं यहाँ पर 300 भेज दूँ, तो अगर मैं यहाँ से रिक्वेस्ट मारो, अब देखो ये 300 दिखाएगा। मतलब इसे रिक्वेस्ट हम ऐसा स्टेटस कोड हमने लिखा
जो कहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब देखो 300 यहाँ पर क्या प्रेजेंट है क्या, सक्सेस में, क्लाइंट एरर्स में और सर्वर एरर्स में, क्या ये 300 प्रेजेंट है क्या? नहीं। तभी वो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, ये हमने यूज किया। मतलब यहाँ से हम स्टेटस कोड को भेजेंगे, कहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ पर जब भी यूजर का डेटा मुझे भेजना है और अगर मेरे पास वो डेटा प्रेजेंट है, अगर वो ऑथेंटिकेट हो गया, अगर जो जिस यूजर ने भी मेरे पास रिक्वेस्ट मारी, अब तक हमने JWT टोकन नहीं पढ़ी है, जो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर नहीं देखा, तब वो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट अब नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वो अब तक देखा ही नहीं ना। जब हम यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब हम वहां पर उसकी बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने 200 ये स्टेटस कोड यहाँ से सक्सेसफुली भेज दिया। अब यहाँ पर जाकर अब जैसे मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 200 नजर आएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल फॉर्मेट है मेरा। अब देखो ये 200, इसके ऊपर मैं जब हवर करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, द सर्वर हैज रिस्पॉन्सेज एज रिक्वायर्ड। मतलब जो भी आपने रिक्वायरमेंट की मांग की थी, जो भी आपने आपकी रिक्वायरमेंट थी, वो सर्वर ने यहाँ पर फुलफिल की है। तो इसका मतलब ये होता है। सो ये हमने देख लिया। अब होता है 204, मतलब नो कंटेंट सक्सेस बट रिस्पॉन्स बॉडी नहीं। मतलब क्या, कि यहाँ पर जब भी यूजर किसी भी डेटा की मांग करता है, अगर सर्वर के पास वो डेटा ही प्रेजेंट नहीं, अगर सर्वर के पास, मतलब यहाँ पर अब देखो, जब भी मेरा ये, जैसे मैं गेट रिक्वेस्ट को मारता हूँ, नए रिक्वेस्ट को मारता हूँ और आपको एक्चुअल रिक्वायरमेंट समझा देता हूँ। जब भी मैं ऐसी लोगों ऐसे पर्सन की इंफॉर्मेशन मांगना चाहता हूँ जिसकी इंफॉर्मेशन मेरे डेटाबेस में नहीं है, मतलब वो इंफॉर्मेशन मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करती, तो यहाँ पर मैं करूंगा क्या, यहाँ पर स्टेटस कोड सेंड कर दूंगा। कौन सा स्टेटस कोड था वो मेरा स्टेटस कोड था, ये देखिए 204। मतलब हमारे पास कंटेंट नहीं है हमारे फ्रंट एंड को सेंड करने के लिए। ओके, सो अगर ये 204 हम क्यों इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ से हम भेजते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मुझे इंडिविजुअल यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पर हमने कौन सी एपीआई को डिफाइन किया था, हमने डिफाइन किया था इसको हम कॉपी करते हैं, सिंपल। और जो हमारा है, ओके, कहाँ गया, सॉरी, मुझे लोकल हॉस्ट भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, तो इस ये नेम मेरा डायनेमिक होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर इस बंदे की इंफॉर्मेशन देखने की चाहता हूँ, लेकिन इसको मुझे आना पड़ेगा। लेकिन वो मुझे क्या सेंड करेगा वो देखते हैं हम। ओके, ये बंदे की इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर है, वन हम सेंड करते हैं, यूजर नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर हमने क्या किया, यूजर नॉट एग्जिस्ट सेंड किया। क्या ये यूजर हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर मेरे पास कंटेंट नहीं है, अगर मेरे पास कंटेंट नहीं, हाँ रिक्वेस्ट तो फुलफिल में कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कंटेंट ही नहीं है, अगर डेटाबेस में वो डेटा ही नहीं है, तो आप सेंड कर सकते हो 204। क्या 204, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो स्टेटस, और यहाँ पर 204, सॉरी इसके अंदर लिखना था, इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये क्या कहेगा, 204 कहेगा। ओके, अब मैं जैसे इसको क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। अब देखो ये स्टेटस कोड भेजना सब आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आप अपनी एप्लीकेशन रीडेबल रखना चाहते हो, मतलब आपका जो कोड है वो रीडेबल रखना चाहते हो, क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर अगर दूसरा कोई वर्क करना चाहता है तो उसका आपका कोड समझ में आए, तो ऐसा आपको कोड लिखना है। ओके, सो यहाँ पर क्या दिखा रहा है मेरा, मतलब रिक्वेस्ट तो मेरी फुलफिल हो रही है, लेकिन यहाँ पर 204 दिखा रहा है, मतलब ये देयर इज नो कंटेंट टू सेंड फॉर दिस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट फॉर हेडर्स। इसका मतलब ये कि डेटाबेस के पास, सर्वर के पास जो आपने डिमांड की है वो इंफॉर्मेशन ही प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो यहाँ पर हम 204 यहाँ से सेंड कर दे सकते हैं। ओके, और यहाँ पर चलते हैं, तो ये हमने सक्सेस का देख लिया। अगर मेरी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होती है, कोई प्रॉब्लम से, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, ये स्टेटस कोड का यूज करेंगे। अब होता है क्लाइंट एरर्स, मतलब
हमारी गलती, फ्रंट एंड की गलती। जब फ्रंट एंड की गलती हो तो आपको ये स्टेटस कोड वहां से यहाँ से क्या करना है, भेज देना है। पहले आपका आता है आपका 400। 400 मतलब क्या, कि आपने यहाँ से कुछ डिमांड की है, यहाँ से फ्रंट एंड से आपने ऐसा कुछ भेज दिया जो इनवैलिड है। इनवैलिड मतलब क्या, कि आपने बैड रिक्वेस्ट यहाँ पर मारी है। अब बैड रिक्वेस्ट मतलब क्या, बैड रिक्वेस्ट मतलब ये कि आपने कुछ वैलिडेशन में गलती की है। मतलब आपने जो नेम भेजा है, यहाँ से आप बॉडी भेजते हो। फॉर एग्जांपल आप अगर डेटा को क्या करना चाहते हो, यहाँ पर हमने लिखा था ना इस एपीआई को, इस एपीआई को हमने लिखा था, यहाँ पर हमने पोस्ट की एपीआई को लिखा था, सॉरी यहाँ पर यूजर में। तो हमने पोस्ट की एपीआई को लिखा था कि ये डेटा लो और यहाँ पर क्या कर दो, सेंड कर दो। लेकिन आप यहाँ पर पहले तो वैलिडेट तो करोगे ना, आप ऐसा तो नहीं करोगे ना जो भी डेटा आएगा वो अपने डेटाबेस में भरते ही जाओगे, भरते ही जाओगे। पहले आपको इस डेटा को वैलिडेट भी करना पड़ता है ना। हमने यहाँ पर वैलिडेट नहीं किया था, क्योंकि हमने अब तक एपीआई लेवल वैलिडेशन ये पॉइंट पढ़ा ही नहीं है। इसलिए हमने डायरेक्टली डेटा लिया और डायरेक्टली हमारे डेटाबेस में सेव किया। तो यहाँ पर आपको इसको वैलिडेट करना पड़ता है अपने डेटा को, क्योंकि यूजर तो बदमाश हो सकता है, यूजर तो हमारा खतरनाक हो सकता है, खतरनाक हैकर भी हो सकता है। वो हमारे ऊपर, जब अब हमारी देखो, जब हमारे डेटाबेस की साइज है 500 MB, 500 MB, लेकिन एक ऐसा हैकर है, जब हमने वैलिडेशन नहीं लगाया हो, अब ऐसा हैकर है, बुरा आदमी है, बुरा आदमी हम इसको बोल सकते हैं, हैकर नहीं, बुरा आदमी है। वो क्या करेगा, हमारे, अगर मैंने यूजर नेम की यहाँ पर रिक्वायरमेंट की हो, अगर मैं यूजर नेम को मेरे डेटाबेस में सेव किया, तो वो ऐसी स्ट्रिंग ला देगा जो मेरी 600 MB की होगी। कितनी MB की होगी मेरी, 600 MB की, तो मेरे डेटाबेस की तो बैंड बच जाएगी, मेरा डेटाबेस तो यहाँ पर फट जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जब भी आपने इंस्टाग्राम पर लॉगिन करने के बाद, लॉगिन करने से ट्राई किया होगा, मतलब आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो तब आप मिनिमम 3 और 4 कैरेक्टर, 3 और 4 कैरेक्टर, और जो मैक्स होते हैं वो 5 और 6 कैरेक्टर, मुझे भी पता नहीं है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि इतना ही आप यहाँ पर दे सकते हो। तो ये सब कौन करेगा, ये हमें हैंडल करना पड़ेगा। अगर यूजर अगर यूजर मतलब अगर हमारे सर्वर पर रिक्वेस्ट आती है और उसमें डेटा आता है, यहाँ पर ऐसा बॉडी में यहाँ पर डेटा आता है मेरा, और यहाँ पर ऐसी कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है, जबकि मैंने यहाँ पर मुझे लिमिट सेट करनी चाहिए कि क्या इतना ही डेटा मैं यहाँ पर अपने डेटाबेस में सेव करूंगा। तो इतना इसमें तो मैं सेव नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो इतना सेव करना तो ये नॉन सेंसिबल काम हो जाएगा, क्योंकि इतना नाम तो किसी का होता नहीं है। मेरा डेटाबेस की तो बैंड बच जाएगी, मेरा डेटाबेस की तो साइज तो मेरी सिर्फ 500 MB है। तो अब ये डेटा मैं यहाँ पर कैसे सेंड करूँ, तो इसको हम यहाँ पर वैलिडेट एपीआई लेवल पर करते हैं, और हम स्कीमा में भी डिफाइन करते हैं कि मिन मैक्स, वो हमें पढ़ा नहीं है, लेकिन हम परफॉर्म यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या ये नेम की लेंथ 10 से बड़ी है, कम है। अगर 10 से बड़ी हो तो मैं यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को यहाँ पर फुलफिल ही नहीं करूंगा, यहाँ पर इस डेटा को मैं यहाँ पर इस डेटाबेस में ऐड ही नहीं करूंगा। ओके, अब देखो, यहाँ पर ही हम किसका इंट्रोड्यूस होता है, हमारा 40, जो बैड रिक्वेस्ट है, जो कि क्लाइंट की गलती है। क्लाइंट एरर मतलब क्या, कि ये क्लाइंट की गलती है, जब भी वो क्लाइंट हमारे पास रिक्वेस्ट कर रहा है उसकी गलती, हम 400 यहाँ से भेज देंगे। ओके, अब दूसरा आता है हमारा 401। यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। इसको इम्प्लीमेंट करना ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। ओके, अब देखो यहाँ पर कि 401 मतलब अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड मतलब क्या, कि जब भी आप किसी भी सिस्टम पर लॉग इन करते हो, तो उस सिस्टम का काम क्या है, उस एप्लीकेशन का काम क्या है, कि आपको आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस में सेव करे, आपके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप वेबसाइट पर कुछ भी अगर करो, आपकी जो हालचाल है, हालचाल मतलब क्या, आपके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन वो उस उनके सिस्टम में स्टोर तो होनी चाहिए ना, क्योंकि उनको भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे वेबसाइट पर कितने लोगों ने विजिट किया है, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। वो तो इन्फॉर्मेशन हमारी अगर हो गई, अगर मेरी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो स्टूडेंट की तो इन्फॉर्मेशन मुझे स्टोर करनी पड़ेगी ना हमारे डेटाबेस में। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये स्टूडेंट यहाँ पर मेरे स्कूल में है या नहीं। तो वहां पर हम क्या करते हैं, इस डेटा को यहाँ पर हमारे डेटाबेस में सेव करते हैं। लेकिन जो मेरा अनऑथराइज्ड स्टूडेंट है, अगर मेरी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो वहां पर मैं
किसी भी स्टूडेंट को लॉगिन होने नहीं दूंगा। जो भी स्टूडेंट मेरे डेटाबेस में प्रेजेंट है उसी को मैं लॉगिन होने दूंगा। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो स्कूल के बाहर का स्टूडेंट है, वो मेरा लॉगिन होना चाहते हैं, तो मैं उसे 401 कोड भेज दूंगा और उसे बोल दूंगा कि भाई तू अनऑथराइज्ड यूजर है, तू यहाँ पर लॉगिन नहीं कर सकता क्योंकि तेरा डेटा मेरे डेटाबेस में सेव ही नहीं है। तो वहां पर आप 401 लगा दोगे। अब ये टोकन और ये लॉगिन रिक्वायर्ड, ये फंक्शनलिटी हम बाद में बताएंगे क्योंकि हमने अब तक JWT टोकन ही नहीं पढ़े। ओके, उसके बाद होता है हमारा 403। 403 मतलब क्या कि जब आप नो परमिशन, जब हमारा जो सर्वर है वो बोलता है कि आप ये नहीं कर सकते, मतलब क्या कि यहाँ पर हमारा आता है ये हम अनऑथराइजर, मतलब ये लॉगिन वगैरह। और जब भी आप ये होने का दावा कर रहे हैं, मतलब जो आप हो नहीं, तो उसे हम अनऑथराइजर बोलते हैं। मतलब आप ऑथेंटिकेशन सिंपल सा यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अब नो परमिशन मतलब क्या, अब आपने यहाँ तो लॉगिन किया नहीं है, यहाँ तो आपने लॉगिन किया नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर इसकी रिगार्डिंग डेटा चाहिए, मतलब आप यहाँ पर इसकी डेटा को डिलीट करना चाहते हो। क्या आपने ऐसा देखा है कि आप जब इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हो, आप दूसरे की पोस्ट डिलीट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एक्सेस तो मेरे पास है ही नहीं ना। अगर मैं करने की कोशिश करूं तो इंस्टाग्राम का सर्वर मुझे 403 एरर दे देगा। 403 स्टेटस कोड सेंड करके वो मुझे कहेगा कि भाई तेरे पास परमिशन ही नहीं है, अब तू ये कर ही नहीं सकता क्योंकि ये तेरी पोस्ट है ही नहीं ना। तू पहले लॉग इन कर, फिर उस वो डेटा को तो चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर नो परमिशन मतलब कि सर्वर क्या कहता है क्लाइंट को कि ये करने की आपको परमिशन नहीं है। ओके, तो 403 मुझे समझ आया। उसके बाद होता है 404। अब ये 404 क्या है? अब देखो, इसमें से आप कुछ कम ही स्टेटस कोड का यूज करोगे रियल वर्ल्ड में। ये सारे का सारे का तो आप यूज नहीं करोगे। ओके, तो इसको आपको रटना नहीं है। जैसे आप अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करोगे, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, वैसे आपको ये अपने आप याद हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारा 404। 404 मतलब जो आप डिमांड कर रहे हो वो रिसोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप भेज दोगे उसके 404। आपने देखा होगा ना कि गूगल पर आपने जो जो भी वेबसाइट का अगर आपने रॉन्ग डोमेन डाल दिया, ओके, वहां पर, तो वो आपको क्या बोलता है कि ये लिंक तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, वेब सर्वर पर लिंक एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब 404 आपको ये एरर दे देगा। ये आपने रिएक्ट जेएस में भी देखा होगा कि जिस राउट पर आप जाना चाहते हो वो राउट अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो यहाँ पर वो आपको 404 भेज देता है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि आप जो जहाँ पर जाना चाहते हो वो रिसोर्स यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं। उसके बाद आता है आपका 409, या आप कमी यूज करोगे। ओके, जो भी मैंने यहाँ पर लिखा ना, वो सिर्फ आपको पता होने के लिए ही लिखा है, क्योंकि इतना तो हम यहाँ से यूज नहीं करेंगे। ओके, सिंपल सा, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने ये किया। ओके, सो यहाँ पर 409, 409 मतलब क्या कि जो भी आप डेटा यहाँ से भेजोगे, फ्रंट एंड से बैक एंड को भेजोगे, जब भी हम पोस्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करें, पोस्ट क्या कर रहा है, जो भी डेटा ले रहा है और हमारे यहाँ पर ऐड कर दे रहा है, तो यहाँ पर मुझे उसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि डुप्लीकेट रिकॉर्ड तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, क्योंकि ये मैं क्या करूंगा, फिर से मैं तो यहाँ पर इस डेटाबेस में तो सेव नहीं करूंगा, तो यहाँ पर ये तो रिडंडेंसी हो जाएगी, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हो जाएगा। ओके, तो इसको यहाँ पर अगर यूजर ने ऐसा किया, मैं यहाँ पर चेक करूंगा। ओके, इस यहाँ में कि ये सच में यहाँ पर एग्जिस्ट करता है या नहीं, और उसको यहाँ पर क्या स्टेटस भेज दूंगा, 409। ओके, उसके बाद आता है आपका 422। अब ये ना इम्पोर्टेंट है, बता देता हूँ आपको। 422 मतलब अनप्रोसेसेबल एंटिटी, मतलब आप जो भी यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हो अपने फ्रंट एंड से, आप जो भी डेटा की डिमांड कर रहे हो वो अनप्रोसेसेबल है। अब अनप्रोसेसेबल इसका मतलब क्या है, वैलिडेशन पास रहो बट लॉजिकल एरर। मतलब आप ऑथेंटिकेशन भी, आप ऑथोराइज्ड यूजर भी है, आपको परमिशन भी है, लेकिन आप इसके आपकी जो रिक्वेस्ट है उसके अंदर क्या है, लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर मतलब क्या कि आप करना तो सही चाहते हो लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, लॉजिकली पॉसिबल नहीं। अब देखो, जो भी आप सोचते हो, तो जो भी आप सोचते हो कुछ लॉजिकल होता है, कुछ इस इनलॉजिकल होता है। इनलॉजिकल मतलब क्या कि ये सोचने के लिए अच्छा है लेकिन ये रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। ऐसी जो रिक्वेस्ट होती है इसके लिए हम 422 सेंड कर देते हैं। ओके, ये हमने क्लाइंट की एरर देखी, लेकिन क्लाइंट की गलती से हम यहाँ पर ये भेजते हैं। उसके बाद आता है हमारा सर्वर एरर्स।
सर्वर एरर मतलब क्या कि आपका सर्वर यहाँ पर चल रहा है, लेकिन किसी आतंकवादी ने आपके सर्वर पर क्या किया है, बॉम्ब डाल दिया। बॉम्ब डाल दिया मतलब आपके ऊपर अटैक किया, आपका सर्वर की तो फट जाएगी। मतलब क्या कि आपका सर्वर तो यहाँ पर आपके सर्वर की बैंड बच जाएगी, तो आपका सर्वर हो जाएगा बंद। सो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरनल सर्वर एरर। मतलब आप जिस व्यक्ति को बात करना चाहते हो वो अभी क्या है, क्रैश हो चुका है। ये बैकएंड क्रैश और एक्सेप्शन, जब आप बैकएंड को डिजाइन करते हो तो ये मोस्ट होता है कि जितने भी एक्सेप्शन यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं उसको आपको हैंडल करना ही पड़ेगा। अगर आप उसको हैंडल नहीं करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपकी सर्वर की फट जाएगी, मतलब आपका सर्वर यहाँ पर क्रैश हो जाएगा। अगर सर्वर क्रैश हुआ तो वो कौन से भी सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा। अगर वो सर्वर क्रैश हुआ है या नहीं तो क्लाइंट यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजता ही रहेगा कि क्या गया है सर्वर को। तो यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा, अगर सर्वर में अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो यहाँ पर मैं 500 सेंड कर दूंगा और बोल दूंगा कि इंटरनल सर्वर एरर। इंटरनल सर्वर एरर मतलब क्या कि सर्वर में कुछ खराबी आ चुकी है, तो आप कुछ बाद प्रयास करें, ऐसा मैं कुछ बोल दूंगा। तो यहाँ पर फ्रंट एंड डेवलपर को आसान हो जाता है कि 500 वहां पर चेक करेगा वो और बोलेगा कि सर्वर अभी डाउन है, तो आप कुछ समय बाद आ सकते हो। आपने गवर्नमेंट की वेबसाइट पर देखा होगा, जब हम रिजल्ट को चेक करते हो तब वो इंटरनल सर्वर एरर का भी दिखा देता है, क्योंकि वहां पर इनकमिंग बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं हमारे सर्वर पर। और सर्वर की जो जब कैपेसिटी सर्वर की सिर्फ 100 रिक्वेस्ट के हैंडल करने की होती है और उसको हम 200 रिक्वेस्ट डालते तो वो होता है डाउन। तब वो लोग क्या करते हैं, उसको स्केलिंग, उसकी रेप्लिका लोड बैलेंसर वहां पर लगाते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये होता है हमारा 503। 503 मतलब जब हमारा सर्वर डाउन है, सर्वर हमारा अगर बंद है तो हम 503 ये भी भेज दो या इसकी जगह ये भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हमने क्या देखा, आज हमने स्टेटस कोड देखे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आज की वीडियो में हमने ये देखा और यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट थोड़ा सा कर दिया और ये हमने यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन जब हम इनकमिंग जो लेक्चर्स हैं हमारे, जब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, जब हमारा एक्सप्रेस जस्ट तो अभी शुरू ही हुआ है हमारा, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे और अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।